नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की दिसंबर 25, 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी गुड गवर्नेंस डे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, ये ऊपर वाले दोनों आर्टिकल्स हैं, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है और कंटेंट ऐसा है कुछ जो हम शायद डायरेक्टली कभी यूज़ ना कर सके, पर बात है वो ज़रूर समझेंगे यहाँ पर। दूसरा जो आर्टिकल रहेगा जिसको हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, कल वाला जो आर्टिकल है म्यांमार वाला, उसी को एक एक्सटेंड करके कुछ एक दो पॉइंट एडिशनल हैं वो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और एक आर्टिकल यहाँ पर ये रहा हैप्पी टेक न्यू ईयर, कि किस तरीके से हमें क्रिप्टो करेंसी को डील करना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को बताया जा रहा है, जानेंगे। और यहाँ पर है गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर ये आर्टिकल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस आर्टिकल को देख लेंगे। तो चलिए, और नीचे फिर से पुलेला गोपीचंद, कल जो आर्टिकल आया था ना, जिस तरीके से बोले स्पोर्ट्स पर्सनल्स पे जैसे प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें, उसी का ये सेकंड पोर्शन है। तो इस पर भी एक बार थोड़ी सी हम समरी पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र डाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में आर्टिकल्स। एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी आर्टिकल्स पर एक बार नज़र हम जरूर डालेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल है हैप्पी टेक न्यू ईयर। आर्टिकल को लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा गया है मेनका गुरुस्वामी के द्वारा। तो इनका ये कहना है कि 2021 का अंत होने वाला है और अभी की अगर परिस्थिति देखिए तो टेक्नोलॉजी की बात करो, लॉ मेकर्स की बात करो, कोर्ट रूम्स की बात करो, लॉयर्स की बात करो, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं इस साल में। और आने वाले साल में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस होंगे और उनमें मेन जो ओरिएंटेशन होगा वो है टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन। पर ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इन चैलेंजेस को कॉप अप करने में क्या हम उतने सक्षम हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारी प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, क्या हम वाकई में इतने कैपेबल एनफ हैं जिससे कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हम अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन हो या जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, वो सारी चीज़ें तब जाकर सक्सेसफुली काम कर पाती हैं जब नए डिस्ट्रप्शंस को हम इजीली अडॉप्ट कर सकें और उनके हिसाब से हम पॉलिसी फार्मुलेट कर सकें। ठीक है, तो देखो मुद्दा है टेक्नोलॉजी से संबंधित, चाहे फिर वो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स की बात करो जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इनकी बात करो, क्या इनके ऊपर ये खुद से खुद को सेंसर करें या फिर इनके ऊपर सेंसरशिप लगनी चाहिए। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या रेगुलेशन होना चाहिए, क्या उनको एक पब्लिशर की तरह ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर जिसको हम स्पाईवेयर बोल रहे हैं जैसे कि पेगासस, उसको किसने प्रोक्योर किया, किसकी इसकी जवाबदेहिता बनती है, किसकी जवाबदारी बनती है, ये कौन डिसाइड करेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कई सिस्टम नए तैयार हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्लस हैं तो बहुत सारे नेगेटिव्स भी ऐड होते चले जा रहे हैं। उसको कैसे टैकल करेंगे, या फिर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हमारे आसपास में हो रही है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एल्गोरिदम्स यूज़ हो रही है, उन एल्गोरिदम्स में क्या बायसनेस शो की जा रही है, किस तरीके का बिहेवियर आ रहा है। बोले ये वो चैलेंजेस है जो हमने 2021 में बहुत बार डिटेल में डिस्कस किया है। तो इन चैलेंजेस के अटैच में ही एक चैलेंज और है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें और उसमें हम क्रिप्टो करेंसी को आज के टाइम पे हम ऐड नहीं करें तो बात ही क्या की आज। देखो, इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं, या फिर ये कह दो कि इंडिया में क्रिप्टो एसेट्स को परचेज करने वाले लोगों के नंबर्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में ये मार्केट रुकेगा, इसका कोई दूर दूर तक चांस नहीं लग रहा है। पर मुद्दा क्या है कि अभी तक भी इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। वैसे तो सरकार ने ये कहा था, या फिर जो डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुआ था शुरुआत में, कि ये जो विंटर सेशन है 2021 का, इस विंटर सेशन 2021-22 का, इस विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पर उसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया इस विंटर सेशन में पार्लियामेंट में। तो ऐसे में पहले भी राइटर के इस चीज़ को लेकर के आर्टिकल्स आए हुए हैं कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसीज का एक कह सकते हैं ना कि पॉजिटिविटी का ध्यान रखते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो आपको पता है, हमने पहले भी बात एक दो बार की हुई है कि आरबीआई ने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को बंद करने की बात कह दी थी कि अगर कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसीज में लेन देन को अगर एंटरटेन करेगा तो वो बात ठीक नहीं होगी, और ये बात आरबीआई ने अपने एक सर्कुलर में रिलीज भी कर दी थी।
फिर मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्लियर कह दिया कि भाई आपके पास में ना तो कोई लॉ अवेलेबल है, ना आपके पास में कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अवेलेबल है। आप कैसे अपने हिसाब से ऑर्डर दे सकते हो कि हाँ क्रिप्टो करेंसीज में लेन देन के संबंध में अगर कोई भी बैंक कहीं पर कोई भी ट्रांजैक्शन करवाता है तो उस बैंक के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। तो बोला आपके पास में कोई लेजिस्लेशन तो होना ही चाहिए ना। तो इस बात को कह करके सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस सर्कुलर को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ऐसे में फिर एक और ऑप्शन खुल गया कि हमारे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस और बढ़ते चले गए और अभी हमने देखा कि 10 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें लेन देन करते हैं, जिनमें सबसे जो हाईलाइटेड क्रिप्टो करेंसी रहती है वो है बिटकॉइन। तो देखो क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक तो और एक क्रिप्टो एसेट, इनके लिए हमारे समझ में ये आना जरूरी है कि देखो क्रिप्टो करेंसी दैट मीन्स एक करेंसी की तरह यूज़ करना, जैसे हम रुपए को यूज़ करते हैं। क्रिप्टो एसेट एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसी एंटिटी का यूज़ करना जहां पर लोग अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर करके और फिर बाद में उस इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, जो कि हर कोई कंट्री जहां पर भी क्रिप्टो करेंसी चल रही है वहां पर तीन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। और वही मेन चीज़ यहां पर होती है कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करने से पहले एक तो नो योर कस्टमर केवाईसी को मैंडेट करना ज़रूरी है। दूसरा एएमएल दैट मीन्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म तैयार होना जरूरी है कि कहीं पैसे का गलत तरीके से यूज़ तो नहीं हो रहा है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट तो नहीं किया जा रहा है। तीसरा सीएफटी दैट मीन्स कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, कि कहीं पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंडिंग में तो क्रिप्टो करेंसीज यूज नहीं की जा रही है। बोले ये अगर तीन मैकेनिज्म प्रॉपर आपने सेटल कर दिए ना तो फिर बाद में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना ज़्यादा सही रहेगा बजाय कि ब्लैंकेट बैन। जैसे कि आरबीआई ने ऊपर सर्कुलर की बात हमने ऊपर की, उसमें क्या था कि एक तरीके से आरबीआई ने बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा दिया था कि हमारे यहाँ पर बैंक्स जो हैं कि वो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शंस को अलाउ नहीं करेंगे। इसके आगे एक रिसर्च की बात की जा रही है, बोला ट्रिपल ए की सर्च एक फर्म है जिसने सिंगापुर में रिसर्च की। उसमें यह पता पड़ा कि सिंगापुर में जितनी पॉपुलेशन है उसका 10% जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्रिप्टो ऑनर्स हैं, मतलब इन्होंने क्रिप्टो में अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रखा है। तो बेसिकली वहाँ पर एक एक्ट अवेलेबल है दैट इज़ पेमेंट सर्विसेज एक्ट ऑफ 2020, जिसमें जो ट्रेडिशनल और क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिशनल का मतलब सिंगापुर की जो वहाँ की करेंसी है वो, और साथ में क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गए या फिर इराद्रम जो भी है, मुझे नाम अच्छे से नहीं आ रहा है, तो इनको रेगुलेट करने के लिए अपनी तरफ से इन्होंने ये लॉ पहले इंप्लीमेंट कर रखा है। तो दोनों करेंसीज को ये रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर रिजीम अवेलेबल है। इस लॉ में एकदम क्लियर फ्रेमवर्क अवेलेबल है कि पहले तो लाइसेंस लेना पड़ेगा कोई भी अगर क्रिप्टो बिजनेस को ऑपरेट करना चाहता है सिंगापुर में, पहला काम तो। दूसरी चीज़, सिंगापुर की फिलॉसफी जो क्रिप्टो करेंसी पे चल रही है वो रवि मेनन उनके द्वारा एक्सप्लेन की जा रही है, जो कि वहाँ पर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के को चेयर करते हैं। उनका ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को हम बैन नहीं करना चाहते, हमें इसकी बजाय अगर एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन अगर रहता है तो ठीक रहेगा, क्योंकि होता क्या है क्रिप्टो करेंसी बेस किस पे है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करना चाह रहे हो और इसका जो शुरुआती एप्लीकेशन है जो कि क्रिप्टो करेंसीज हैं, बोला आप उसको एकदम बैन कर दोगे तो इसकी जो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर कह सकते हो न्यू डिसरप्शंस हैं जो कि हो सकता है ह्यूमन सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिविटी और अच्छे से गेन करे विद द टाइम, बोला आप उन ऑप्शंस को वहीं पे उनका गला घोट दोगे। तो ऐसे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक इंडिविजुअल या फिर एक एसेट जिसका ऑनर कौन था पास्ट में उसके बारे में पूरी डिटेल पता पड़ जाती है। साथ में एक एसेट का दूसरे बंदे के पास में जाने की जो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में पता पड़ जाता है। इसके अलावा ऐसी एंटिटीज या ऐसी चीज़ें जिनमें लेन देन के बारे में कोई सेंट्रल पार्टी नहीं होती है, उन सेंट्रल पार्टी की एब्सेंस में अगर आपको जानना हो कि किसका ऑनरशिप पहले थी, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी किसके पास गई, फिर प्रॉपर्टी किसके पास गई, बोले ये ट्रेस करना बड़ा आसान हो पाता है। तो बोले ये चीज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी अच्छे से अवेल कराती है। तो बोले क्रिप्टो करेंसी को बैन करना एक तरीके से ब्लॉकचेन का जो एक्सप्लोर करने का एक तरीका है उसको बैन करना है, जो कि कहीं ना कहीं लिमिटिंग हो सकता है।
देखो होता क्या है, आप इंडिया में ज़मीनों की बात करो, कितने डिस्प्यूट्स फंसे पड़े हैं। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स की बात करो जी। आज अगर कोई लैंड पट्टे काटे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, अब उन पट्टों को खरीदने में एक बंदे ने पट्टा खरीद लिया, ठीक है, ज़मीन खरीद ली। अब वो ज़मीन खरीदने के बाद में एक ब्लॉकचेन बेस्ड अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो उस सॉफ्टवेयर में एंट्री मार दी जाएगी कि हाँ जी, इस बंदे को सरकार ने इतने रुपए में इतनी तारीख को ये बेच दिया था ज़मीन। अब क्या होगा, ये पट्टा जैसे ही कोई दूसरे को ये बंदा खरीद करके पता पड़ा कि हाँ ज़मीन के भाव ज़्यादा हो गए, तो यहाँ से ये दूसरे इंडिविजुअल को किसी XYZ को बेच देगा। अब वो XYZ बंदे के पास जैसे ही जाएगी ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में ये अपडेट डाल दिया जाएगा कि हाँ जी, अब ABC से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है XYZ को। कौन सी डेट कोई, वो भी मेंशन हो जाएगी। अब XYZ को लगा कि यार मेरे तो बस की बात नहीं, इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, और वो फिर सोचता है कि मैं किसी और को बेच दूँ, तो 123 नाम के एक इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी सेल आउट कर देगा। तो अब वो एंट्री भी यहाँ पर चली जाएगी कि हाँ जी, अब XYZ ने 123 को सेल कर दिया। अब 123 ने कोई गफला कर दिया इस ज़मीन में, ठीक है, और इस गफले में जब पता पड़ा कि भाई ऑनरशिप किसकी है, मान लो कि 123 ने XYZ को पेमेंट करने में ही गफला कर दिया और इसके हाथ में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हाथ लग गए, तो उस केस में यहां पर 123 का गफला कैसे पकड़ा जाएगा, यहां पर इस ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर पे कि भाई शुरुआत कहां से हुई थी और अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है, तो पता पड़ेगा कि XYZ का जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से क्या हुआ है। तो ये हो गया कि यहां पर कोई सेंट्रलाइज्ड कोई बैंक तो है नहीं। ये तो मैंने एक छोटा सा क्रूड एग्जांपल दिया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर कोई सेंट्रल पार्टी नहीं हो, तो वहां पर आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो इस तरीके के सिस्टम्स को। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, सेंट्रल पार्टी नहीं होती तो भी मुश्किल है, और होती है तो महंगा पड़ जाता है। वो सेंट्रल पार्टी फिर अपने खुद का टैक्स, खुद के जो खर्चे हैं वो निकालना शुरू कर देती है, तो दो इंडिविजुअल जो लेन देन करना चाहते हैं उनके बीच में फिर बाद में उनके ऊपर लोड पड़ जाता है कि हाँ जी, पहले पैसे दो सेंट्रल पार्टी को डेटा मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सेम चीज़ आप इलेक्शन कमीशन में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने से संबंधित हो गए, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। तो बोले बिटकॉइन या फिर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इसकी एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो रेगुलेट करना ज़्यादा ठीक है। हाँ, स्ट्रांगली रेगुलेट करो ना आप, जिसमें KYC की बात हमने की, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की बात की, और टेररिस्ट फंडिंग को रोकने की बात की। इन तीनों के लिए आप प्रॉपर रेगुलेशन करो। इसी तरीके से बोले स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही कुछ कर रखा है कि स्ट्रांग रेगुलेशन, जिसमें जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर है उस पर कड़ी नजरें लगा के रखी जाएगी। वहां पर जो मेन रेगुलेटर है, फाइनेंशियल रेगुलेटर स्विट्जरलैंड में, दैट इज स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी, जो कि लेन देन के बारे में देखती है कि हाँ फाइनेंशियल मार्केट में क्या लेन देन हो रहा है। इवन जो क्रिप्टो करेंसीज में भी एक्सचेंज हो रहा है उसमें भी पूरा ध्यान रखती है, और साथ में लाइसेंस इशू करने से पहले ये पूरी कंडीशंस इंपोज की जाती है। कौन सी? KYC वाली, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली, और जो कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कोई फंड ना करे। ये तीनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। बोले इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ये अपने आप में चेक्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के यूसेस के लिए, या फिर क्रिप्टो एसेट्स के यूसेस के लिए। क्रिप्टो करेंसी का मतलब हो गया एक ऐसी मीडियम जिसके थ्रू आप लेन देन कर सकते हो। क्रिप्टो एसेट ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से यूज होता है, और ये गवर्नमेंट के सामने भी डिलेमा है कि भाई क्रिप्टो एसेट की तरह ट्रीट करें या क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो एसेट के लिए सेबी का ये कहना है कि भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है, कारण कि बोला हमारे पास में कोई फिजिकल थिंग तो अवेलेबल नहीं है कि आपने एक बिट में इतना रुपया या इतना डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए और आपका वो बिटकॉइन अगर बर्बाद हो जाता तो हमारी कोई गारंटी नहीं, हम कहाँ से आपको एसेट रिजॉल्व करके पैसा निकाल करके दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में कोई फिजिकल चीज़ ही नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके आगे चलो ठीक है, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड तो छोटे कंट्रीज है। बड़े कंट्रीज में आ जाओ, यूएसए ने देखो क्रिप्टो करेंसी को अभी तक ना तो कोई लीगल टेंडर कंसिडर किया है, बट जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ना उसको रेगुलेट या फिर उस पर टैक्सेशन की बात जरूर कर रखी है। तो वहां पर जो मनी ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल पैसा ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को और वो है क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में, तो वो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ना उस पे टैक्स लगाती है यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो है वो क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करती है, मतलब एसेट की तरह।
जिसमें अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहा है, और प्रॉपर्टी के लेन देन के ऊपर तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाएगी तो क्या होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन होता है। तो ऐसे में यूएस फेडरल टैक्सेशन पर्पजेज के अंडर में आती है ये क्रिप्टो एसेट्स। यहां पर क्रिप्टो करेंसी की बजाय क्रिप्टो एसेट कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा आप देखो कि लाइसेंस लेना जरूरी है अगर कोई भी दो जने अगर एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। इसमें फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क, और इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क जो है ये प्रॉपर ध्यान रखेगा कि लाइसेंस के लिए जो कंडीशंस थी, जिसमें हमने देखा था केवाईसी हो गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम हो गया, या कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग टू टेररिज्म हो गया, बोला इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करवाना और प्रॉपर रेगुलेट करना इन क्रिप्टो करेंसीज को। तो बोले यूएसए जैसे कंट्री ने ब्लैंकेट बैन करने की बजाय ध्यान दिया है रेगुलेशन पे और टैक्सेशन और किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि यूएसए को अब रेवेन्यू पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, और इसी चक्कर में यूएसए की सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, इवन ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होने का स्कोप और दिख रहा है। अगस्त 10 2020 को जब यूएस की सेनेट ने $1 ट्रिलियन का जो बिल पारित किया था, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे फोकस करना है कंट्री में, तो उसमें आप देखो कि इसमें जो ये क्रिप्टो करेंसीज में जो भी लेन देन होगा, जो ब्रोकर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, जो भी बिचौलिए हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, और टैक्स लगाने से लगभग हर साल आप मान के चलो $28 बिलियन का टैक्स कलेक्ट होगा। तो कितनी हेल्प हो जाएगी, टैक्स रेवेन्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कलेक्शन है एक दशक के अंदर अंदर, मतलब आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर 28 बिलियन तक का टैक्स कलेक्शन यूएसए में होना शुरू हो जाएगा। तो बोला इंडिया इस तरीके से अर्न कर सकता है कि हम कैसे छोटे बड़े कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना, उनको टैक्स करना, इनसे हम लर्न कर सकते हैं। तो ऐसे में जो अभी बात करें, तो चाहे रेगुलेशन की बात की हमने, चाहे टैक्सेशन की बात करें, तो देखो सीधी सी बात है, इन दो चीज़ों के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप साथ में आती है। भाई सीधी सी बात है कि आप अगर किसी पे कोई लगाम लगाते हो, किसी पे कोई कर लगाते हो, तो आपको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। तो इसी बात को लेकर के सितंबर 2021 की बात है, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, ओफैक, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट सैंक्शन इशू कर दिया था एक ये बिटकॉइन में जो लेन देन करने वाला जो ब्रोकर एक्सचेंज था, जिसका नाम है सुएक्स। अब इस सुएक्स की एक ऐसी एक्टिविटी पकड़ में आ गई जो कि मैलिशियस थी, साइबर एक्टर था, मतलब एक तरीके से इंटरनेट पे गड़बड़ काम करवाने वाले काम करते हुए इस एक्सचेंज सुएक्स एक्सचेंज, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज का काम कर रहा था, जैसे हमारे ये होता है ना सेंसेक्स हो गए, निफ्टी हो गए, ये भी तो एक्सचेंज ही है। इसी तरीके से सुएक्स एक्सचेंज जो है वहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज एनलिस्टेड है, उनमें जो लेन देन होता है उस पर जब नजरें पड़ी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल OFAC का, तो पता पड़ा कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट है वैसी एक्टिविटीज़ में इस एक्सचेंज के द्वारा इन्वॉल्वमेंट है। तो इस केस में इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, कुछ रेगुलेशन कड़की बरतना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हिसाब से देखें तो सुएक्स के लगभग 40% जो एसेट्स थे जो इसके अंडर में थे, उनका फिर बाद में पता पड़ा कि वो इलिसिट थे। इलिसिट का मतलब हो गए कि वो इलीगल थे, जिसमें क्रिमिनल रैंसमवेयर एक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो इस तरीके से इसको सैंक्शंस लगा दिए। तो ये क्या हो गई, जिम्मेदारी भरी कदम उठा लिए कि भाई रेगुलेट तो कर ही रहे हैं, टैक्सेशन ले ही रहे हैं, तो साथ में अब जिम्मेदारी भी निभाओ। ये जो सुएक्स गड़बड़ करता हुआ दिखा तो इसको सैंक्शंस लगा दिए, और सैंक्शंस जब लगाए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई, तो पता पड़ा कि 40% जो एसेट्स हैं इस एक्सचेंज के अंडर में, तो बोलो वो तो क्रिमिनल रैंसमवेयर एक्टर्स जो कि फिरौती मांगते हैं, ऑनलाइन साइबर अटैक्स कंडक्ट करते हैं, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इंडिया को भी देखो रेगुलेशन या लेजिस्लेशन लाने से पहले एक रिगरस स्टडी करने की ज़रूरत है कि हम कैसे क्रिप्टो करेंसीज को, क्रिप्टो एसेट्स को हम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको ब्लैंकेट बैन कर देंगे तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और जो एक कह सकते हैं ना कि एक स्कोप, उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं उनको। तो
एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। मैरी क्रिसमस, एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं राइटर, और रीडर्स को बोल रहे हैं कि भाई मास्क लगाना मत छोड़ना क्योंकि ओमिक्रॉन तैयार है। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा। ये प्लस पॉइंट्स आ गए आपके लिए क्रिप्टो करेंसी के लिए। चलें आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है मेंडिंग फेंसेस। ये मुद्दा तो खैर आपको पता ही है, कल हमने थोड़ी सी न्यूज़ भी देखी थी। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला, वो 2 दिन की विजिट के लिए म्यांमार की विजिट पे गए हुए हैं, और ये पहली हाई रैंक इंडियन ऑफिशियल विजिट है जब से फरवरी में वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ है, और नेपीदा वहाँ कैपिटल कंसिडर की जाती है म्यांमार की। तो वहाँ पर इंडिया की जो अप्रोच थी उसको रिकैलिबर होते हुए हम देख रहे हैं। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तो सीधा ये कह दिया कि हम सेंसर लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, और जब तक आंग सान सूची को रिलीज़ नहीं किया जाता है जेल से, या फिर उनके पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के, उनको नहीं छोड़ोगे, तो बोले इस तरीके से वेस्ट ने तो अपनी तरफ से क्लियर कट कर दिया। पर दिल्ली के लिए थोड़ा सा डिलेमा फंसा रहता है, जो हमने कल देखा था कि सिक्योरिटी वाइज भी हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को लेकर के भी और चाइनीज़ प्रेजेंस को लेकर के भी हमें कहीं ना कहीं एक्टिव रहना ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए हम वहाँ पर अभी एंगेज कर रहे हैं वहाँ के मिलिट्री के साथ में। बेशक जब आंग सान सूची को जेल दी गई, पहले तो 4 साल की जेल दी गई, फिर उसको 2 साल की कर दी, तो इसको बोल रहे हैं शैम ट्रायल। शैम ट्रायल क्या होता है कि मेडिकल ट्रायल्स जब हो रहे थे कोविड से रिलेटेड मुद्दा था ये, क्योंकि जब मिलिट्री ने टेक ओवर किया फरवरी 2021 में, उस टाइम आपको पता है कि कोविड की सेकेंड वेव हमारे भी ऑलमोस्ट आने वाली थी, और उसी तरीके का हाल कुछ म्यांमार में चल रहा था। तो उस बात को लेकर के अभी आंग सान सूची के खिलाफ में कार्रवाई की गई और कोर्ट ने 4 साल की सज़ा सुना दी। पर मुद्दा क्या आ जाता है, फिर वो बाद में 2 साल की कर दी। अब देखो, वहाँ पर डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा था, इसलिए लोग भी रोड पे आ गए। पर वही चीज़ है, सिचुएशन जो कहती है वही तो, वो मैंने बताया था ना आपको, समय स्थान परिस्थिति। डेमोक्रेसी की डिमांड हो रही है, लोग रोड पर उतरे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप देखो कितनी अच्छी बात है ना, रोड पे उतर करके डेमोक्रेसी की शांति से डिमांड करना। चलो डिमांड कर ली, पर दूसरी तरफ आप देखो वो भीड़ इकट्ठी हो रही है। अब वहीं पर आप सिचुएशन को बदल दो, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, तो डेमोक्रेसी की डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है, पर अब और मिलिट्री का रूल है। तो अब आ जाओ पेंडेमिक। अब पेंडेमिक की सिचुएशन में अब मिलिट्री को मौका मिल गया कि भाई बीमारी तो फैल रही है और तुम यहाँ पर डेमोक्रेसी कर रहे हो, जेल में डालो इनको उठा करके। तो समय स्थान परिस्थिति के हिसाब से आंग सान सूची को उठा करके और जेल में डाल दिया, जो कि सही बात नहीं थी। अब आगे देखो बात, इंडिया ने डेमोक्रेसी को रीइंस्टॉल करने की बात अपनी तरफ से रिपीट की है बार बार, एक बार नहीं बार बार। ठीक है, पर वही चीज़ है कि हम मिलिट्री के साथ एंगेज ना करें, वो भी हमारे लिए ठीक बात नहीं होगी, कारण कि मिलिट्री वहाँ की बहुत हेल्प करती है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करें, वहाँ पर जब भी इंसर्जेंसी का कोई एक्टिविटी होती है, तो जैसे अभी रिसेंट ही हम बात करें मणिपुर में असम राइफल्स पे जो अटैक हुआ, उसको लेकर के वहाँ की मिलिट्री ने कोई अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ या कहता है ना कि हाँ इंडिया को कोऑपरेट करने की बात की हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंसर्निंग है। और नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए, हम ऐसे ही जानते हैं कितना ज़्यादा वल्नरेबल, कितना सेंसिटिव एरिया है। दूसरा, पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर होने के चलते नागालैंड, मणिपुर, यहाँ के जो लोग हैं, मिजोरम, इन लोगों की एंगेजमेंट म्यांमार के लोगों के साथ सीधी है, वो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। तो बोलो उस चीज़ से भी हमें थोड़ा सोच समझ करके आगे चलने की ज़रूरत है, नहीं तो एथनिक इशू बन जाते हैं फिर ये। ठीक है, देखो म्यांमार पहले डेमोक्रेसी के तौर पे कंडक्ट कर रहा था, जब 1962 में मिलिट्री ने कू कर लिया था। फिर 1990 तक इंडिया और म्यांमार के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। फिर टाइम बीतता है और पीवी नरसिम्हा राव जी आते हैं प्रधानमंत्री बन के, और इन्होंने जब रिकॉग्नाइज किया कि अगर हम वहाँ पर म्यांमार में एंगेज नहीं करेंगे तो बीजिंग अपना प्लेटफॉर्म कंटिन्यू बनाता चला जाएगा, तब हमारी एंगेजमेंट्स कंटिन्यू हुई थी। और उसी टाइम पर आपको पता है लुक ईस्ट पॉलिसी भी आ गई थी, जो कि अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में है। और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट से होते हुए सबसे पहला कंट्री ही म्यांमार आता है, तो हम उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप देख सकते हो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट भी शुरू होता है 1988 में। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता है और कैसे जैसे करके पार्शियल रीस्टोरेशन होता है डेमोक्रेसी का 2015 में म्यांमार में, और 5 साल थोड़ा काम करती है वहाँ पर डेमोक्रेसी, जहाँ पर वहाँ की पार्लियामेंट में मिलिट्री पर्सनल्स के लिए 25% सीट्स भी अलोकेट कर रखी है पहले से। उसके बावजूद अभी जो इलेक्शन हुए 2021 में जो रिजल्ट आए,
जिसमें आन शान सूची की जो पार्टी है उनको अच्छी खासी जीत मिल गई, तो फिर मिलिट्री को ये लगा कि बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, तो मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। तो देखो बात ऐसी है, दिल्ली का जुंटा के साथ एंगेज करना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो एक तरफ तो इंडिया डेमोक्रेसी को तो इंस्टॉल करवाना चाहता है, पर दूसरी तरफ हम हमारी सिक्योरिटी को और हमारा जो स्ट्रेटेजिक जो इशू है चाइना के साथ में, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो उस बात के चलते ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत को हमें एक तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए कि इंडिया जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके फिर एंगेज करता है, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करते हैं, जिनकी बॉर्डर ना तो म्यांमार से शेयर होती है और ना म्यांमार इनके डेमोक्रेसी के जो मुद्दे को है वो एंटरटेन करता है, रिस्पॉन्ड करता है। मिलिट्री बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती है। ठीक है ना। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जो ये विजिट है, ये बेसिकली एक हिंट है कि इंडिया जो है वो अपनी डेमोक्रेसी की जो बात है उसको तो कंटिन्यू करेगा, नो डाउट, पर वही चीज़ है कि जो वहाँ पर रिजीम है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ में जब हर्षवर्धन श्रृंगला जी वहाँ गए तो आन शान सूची से मिलने की बात भी की इन्होंने, पर उस चीज़ को, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया वहाँ की मिलिट्री ने। ओके, तो ये मुद्दा थोड़ा सा हमें देखना था। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है टॉर्च बियरर एंड गाइडिंग लाइट। देखो वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है, तो इस केस में शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि एक लाइटिंग पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के वर्ड्स हमें अभी भी याद आते हैं। क्या कि भाई एक इंडिविजुअल को एम्पावर करने का मतलब है कि आप राष्ट्र को एम्पावर कर रहे हो, और एम्पावरमेंट का मतलब होता है एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो और रैपिड सोशल चेंजेस आने चाहिए। तो ये कोटेशन है ना, ये आप लिख सकते हो ऐसे में, ऐसे कैसे, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का कोट है पहली चीज़ तो, और हम चाहते हैं एम्पावरमेंट के लिए भी काम करना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। इसके अलावा गुड गवर्नेंस के लिए भी काम कर सकते हो, तो गवर्नेंस के ऊपर भी कभी लिखना हो तो ये कोटेशन आप डाल सकते हो ऐसे राइटिंग में। फिर देखो राइटर ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमने काम किया, जिसमें हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन रख करके काम किया है। ठीक है जी। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाना शुरू भी कर दिया गया है। इसके आगे अगर देखा जाए तो ये बता रहे हैं कि हमारा काम करने का तरीका कुछ ऐसा है, ये बेसिकली यहाँ से गवर्नेंस के लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे, कैसे गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, सरकारी तंत्र को इम्प्रूव करना, जिससे कि जो लोग जिन लोगों को आप सर्व कर रहे हो उन लोगों की सर्विस अच्छे से हो सके, दैट इज़ गुड गवर्नेंस, राइट। तो उसी तरीके से देखा जाए तो हैसल फ्री सिटीजन्स को सर्विसेज मिले, असेंशियल सर्विसेज मिले, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उनकी जो सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो ड्यूटी है वो पूरी करना। तो एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ जन भागीदारी, दैट इज़ पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसमें एक प्रॉपर मॉनिटरिंग और डेवलपमेंटल सिस्टम होना चाहिए। तो बोला हमने इसके लिए दीनदयाल कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें गांव, जनपद और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंगेजमेंट्स होती है, लोगों से सीधी बातचीत होती है। ये आइडियाज़ हैं जो हम मध्य प्रदेश से सीख सकते हैं, जो आप सजेशन में दे सकते हो। इसके अलावा बोला हमने एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट भी है, वो भी इंप्लीमेंट कर रखा है, जिसमें 500 से ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज को इंक्लूड किया हुआ है, और वो सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं देते हैं तो उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था भी हमने कर रखी है। इसके आगे बोला हमने एक चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर भी इशू कर रखा है। उससे क्या है कि कहीं पर भी किसी को कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो सीधा अपनी ग्रीवेंसेस हैं वो एक तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है जी। इसके आगे बोले लॉज को अमेंडमेंट करने की बजाय हमने रूल्स को और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया, जो कि सिटीजन फ्रेंडली हो और सिटीजन्स को उन रूल्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं आए, और वो रूल सिटीजन्स की वेलफेयर में सपोर्ट भी करें। इसके आगे बताया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया अपने आप में एक रेवोल्यूशन चल रहा है। तो बोला हम डिजिटल मोड्स के थ्रू हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो इससे क्या होगा, लैंड रिकॉर्ड को अगर डिजिटली आप अवेल करते हो तो फिर वही बिट मैंने क्रिप्टो करेंसी वाला एग्जांपल दिया था कि डिजिटली फिर बाद में ऑनरशिप और ये ट्रांसफ़र करने में पैसा भी कम लगेगा, और फिर बाद में गफले भी कम आने के चांसेस रहेंगे। पर वही बात है, गफले करने वाले तो कहीं पे भी कर लेते हैं, चोर आदमी कहीं पे भी मिल जाएंगे।
खैर आगे आ जाओ। फिर बात आ जाती है इनोवेशन की। देखो लोगों का जब कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन होता है तो आइडियाज़ भी आते हैं, और उन आइडियाज़ को अगर आप इंटीग्रेट करते चले जाते हो तो अपने आप नया कुछ बनता चला जाता है। इसके आगे बताया जा रहा है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि खसरा, खतौनी, लोकल रेजिडेंट्स, ये जो हैं आप स्टेट लेवल में जो भी पढ़ोगे ना लॉज में, ज़मीन से संबंधित जो भी होती है, टेनेंसी, इनसे रिलेटेड जो लॉज हैं, ठीक है, पीजेंट से रिलेटेड, उनमें ये वर्ड आएंगे खसरा, खतौनी, लोकल रेजिडेंट। और ये वैसे भी नाम आते रहते हैं कि जो एंशियंट टाइम पे जो, जैसे मान लो मेडिवल पीरियड पे अकबर के टाइम पे किस तरीके की ज़मीनों के नाम हुआ करते थे, ज़मीनों का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड्स के नाम हुआ करते थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। तो बोले इसके लिए हमने जन सेवा पोर्टल तैयार कर रखा है। तो डिजिटाइजेशन का कितना हेल्प हो सकती है सर्विसेज को अवेल कराने के लिए इंडिविजुअल्स को। इसके अलावा अंत्योदय, दैट मीन्स जो लाइन में सबसे लास्ट में, दैट मीन्स द, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का, उसकी वेलफेयर के लिए भी हमने काम कर रखे हैं। पब्लिक सर्विस सेंटर जो हैं वो ग्राम पंचायत लेवल पे ओपन कर रखे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा, और ये कहाँ कहाँ पर खोले हुए हैं, जहाँ पर 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी भी गांव में। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कियोस्क का मतलब एक तरीके से कैनोपी लगा करके या आउटलेट्स ओपन कर रखे हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं ना वहाँ पर। इस तरीके से जैसे ई मित्राज हो गए, या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस दिए गए और ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे दिए, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें क्या है टारगेट कि भाई 2.5 लाख जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सबको इंटरनेट ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ अवेल कराई जा सके, डिजिटल फैसिलिटीज़। इसके अलावा कोविड की वजह से लॉकडाउन जब हुआ था तब हमने 24 घंटे की कोरोना हेल्पलाइन भी तैयार की थी। तो ये चीज़ें देखो ग्राउंड रियलिटी है। जब आप खुद एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे तब आपको ये चीज़ें फेस करनी होगी, इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। बोला माइग्रेंट क्राइसिस आया था तो माइग्रेंट लेबर्स को सपोर्ट करने के लिए हमने 24/7 हेल्प प्रोवाइड की थी। इसके आगे अभी भी वो चीज़ें कंटिन्यू की जा रही हैं। गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं कि पब्लिक सर्विसेज को तो आप पहले अटेंशन पे करो, यही चीज़ें बताई जा रही है जी। नेशनल गुड गवर्नेंस डे है, सीखो, सिखाओ, लर्न करो, एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आइडियाज़ का फ्लो होगा तो उसका कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर कुछ लोगों की गलतियों से अगर हम सीख जाएं तो वही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखो इस डिस्कशन में जो मेन थे आर्टिकल्स वो तो हमने देख लिया, बचे हुए की समरी लेते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है ड्रॉ द लाइंस, इस आर्टिकल में तो देखो ये बताया जाए कि हरिद्वार में जिस तरीके से पॉलिटिशियन के द्वारा कम्युनल हेट्रेड को फैलाने की कोशिशें की जा रही है, हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। इनके खिलाफ में लीगल कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, पर इसके अलावा पॉलिटिकल कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को सोच समझ करके और फिर बाद में वोट देना चाहिए। क्योंकि देखो अभी मेजोरिटेरियनिज्म का जो माहौल बना हुआ है, बोलो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंडिया को। जबकि हमारा कंट्री कैसा है, हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीधा लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, जिसमें हम प्रियम्बल में तो एक्सप्लिसिटली पढ़ते हैं ही सेक्युलर वर्ड को, बाकी आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये भी सेक्युलरिज्म को शो करते हैं। इक्वलिटी वाला जो राइट है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये भी कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म को प्रमोट ही करते हैं। और माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमारे पास में आर्टिकल्स अवेलेबल, आर्टिकल 29, 30, और डीपीएसपी भी शो करता है कि कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करो, ना कि कम्युनल हेट्रेड को। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब इसमें टू द पॉइंट बात करना है कि ये उस बंदे ने ये कह दिया, हमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, हमें फौरी तौर पे आइडिया होना चाहिए। इधर देखो नवा कर्नाटका, इस आर्टिकल में जानकी नैयर ये बता रही हैं कि भाई कल की ही बात है, कल न्यूज़ भी थी, परसों की बात है कि जी कर्नाटका ने भी एक एंटी कन्वर्जन लॉ अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है और वो पारित भी हो गया कर्नाटका असेंबली से। तो बोले इस तरीके से नवा स्टेट बन गया है कंट्री में जहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जा चुका है। बोले इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि मतलब वही इशू आ जाते हैं, रिलीजियस इशू आ जाते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर इलाबोरेट करते हुए बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इन इश्यूज़ को लेकर के एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। ये मुद्दा है तो सही हाईलाइटेड, क्योंकि एंटी कन्वर्जन लॉज लाए जा चुके हैं 9 स्टेट्स में। तो इस मुद्दे पे एक बैलेंस्ड व्यू आप अपना तैयार करो,
ठीक है ना। और इसके लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट पढ़ो, कोई भी वेबसाइट पे, दृष्टि की पे देख लो या फिर कोई भी और शेयर कर रखा हो बढ़िया बढ़िया जो भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उन पे एक बार ज़रूर देखो इसको, क्योंकि यहाँ आर्टिकल्स में तो देखो पॉलिटिक्स की ज़्यादा बात होती है, पर हमें ओपिनियन तो तैयार करना पड़ेगा कि क्वेश्चन तो बन सकता है, क्योंकि मुद्दा है ये हाईलाइटेड। तो इसके लिए एक बैलेंस्ड ओपिनियन आप अपना तैयार करो उसके लिए, ठीक है। तो एंटी कन्वर्जन लॉज रिलेटेड इश्यूज फॉर यूपीएससी समथिंग ऐसे करके सर्च कर लेना, कुछ कंटेंट डेफिनेटली अच्छा मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ये लास्ट जो आर्टिकल है, प्ले एंड लिव, बोला हम स्पोर्ट्स पर्सनल्स को या स्पोर्ट्स में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये कहते हैं, वही पुलेला गोपीचंद जी का ये आर्टिकल कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि डू और डाई की बजाय हमें प्ले एंड लिव के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। प्रेशर है ना, वो प्रेशर नहीं बनाने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नेक्स्ट सिंधु कौन आ रही है, नेक्स्ट साइना कौन बन रही है, नेक्स्ट लिएंडर पेस कौन आ रहा है। हमें यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करके और उन इंडिविजुअल्स को उन्हीं के हिसाब से बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेल करा करके और उनको एक अच्छा प्लेयर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एग्जिस्टिंग लोगों से हम कंपेयर करके उनको अंडर प्रेशर लाएं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, बोला डू एंड डाई की बजाय हमें प्ले एंड लिव कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, ठीक है जी। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देख लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।